Hello friends, today we will discuss about epidemiology. Epidemiology is a derived from Greek word epidemic. Epidemiology एक शब्द है जो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया, जिसे हम एपिडेमिक कहते हैं। इसमें एपी का मतलब होता है एमंग, डेमोस का मतलब होता है पीपल या पॉपुलेशन, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है? एपिडेमियोलॉजी मीन्स गेनिंग ऑफ नॉलेज ऑफ डिसीज फ्रॉम द कम्युनिटी एंड द एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज इनटू द कम्युनिटी टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम्स। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? गेनिंग ऑफ नॉलेज ऑफ डिसीज़, मतलब इसमें क्या करते हैं, हम डिसीज़ के बारे में नॉलेज गेन करते हैं जो कम्युनिटी में जो फैली है, और उसका एप्लीकेशन करते हैं ऑफ दैट नॉलेज इनटू द कम्युनिटी टू कंट्रोल द हेल्थ। मतलब क्या करते हैं हम लोग, कम्युनिटी में जो डिसीज़ कंडीशन जो भी फैली या फिर डिसीज़ प्रॉब्लम है उसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं उन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। हम इसको सीक्वेंस में भी याद कर सकते हैं। एपिडेमियोलॉजी, गेनिंग ऑफ नॉलेज ऑफ डिसीज़ फ्रॉम द कम्युनिटी। पहले इसमें हम क्या करते हैं, कम्युनिटी से डिसीज़ के बारे में नॉलेज कलेक्ट करते हैं, उसको गेन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज इनटू द कम्युनिटी टू कंट्रोल ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम। उसके बाद उस नॉलेज का हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, उस नॉलेज को हम यूज़ करते हैं कम्युनिटी में जो हेल्थ प्रॉब्लम उसको ट्रीट करने के लिए। एंड दैट मीन्स स्टडी अमंग ऑफ द पीपल। हम लोग सीधी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि एपिडेमियोलॉजी में हम लोग पीपल के या पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन। एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज फ्रीक्वेंसी इन मैन। एपिडेमियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कोई भी डिसीज सोसाइटी में कैसे फैल रही, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो रहा है। जैसे जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ के स्प्रेड होने के, जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एयर बॉर्न है, वेक्टर बॉर्न है, व्हीकल बॉर्न है, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो रहा है। एंड डिटर्मिनेंट्स, क्या उसका कॉजेटिव एजेंट है, क्या उसका रिस्क फैक्टर है, उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज फ्रीक्वेंसी इन मैन। अब डिसीज फ्रीक्वेंसी इन मैन क्या होता है कि मतलब कोई भी डिसीज़ है वो कितनी तेज़ी से पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रही है और डिसेबिलिटी और डेथ कॉज कर रही है। इसे हम मेज़र भी कर सकते हैं रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन के फॉर्म में। तो एपिडेमियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज फ्रीक्वेंसी इन मैन। मतलब क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स और डिसीज फ्रीक्वेंसी की स्टडी करते हैं। किसने दिया था डेफिनेशन? एमसी मोहन ने। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। देयर आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप के कंपोनेंट और कॉन्सेप्ट होते हैं एपिडेमियोलॉजी के, जो हम लोग के डेफिनेशन में, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट्स और डिसीज फ्रीक्वेंसी, यही हमारा कॉन्सेप्ट ही होता है। नाउ द फर्स्ट वन इज डिसीज फ्रीक्वेंसी, टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसीज, डिसेबिलिटी और डेथ। अब डिसीज़ फ्रीक्वेंसी में जैसे मैंने आपको बताया, इसमें क्या हम करते हैं, मेज़र करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसीज़ कितनी तेज़ी से फैल रही है और कितनी तेज़ी से डिसेबिलिटी लोगों में कॉज करी, कितने पीपल उससे अफेक्ट हो रहे हैं या फिर उसकी वजह से कितने लोगों की डेथ हो रही है। नेक्स्ट है मोस्टली इन फॉर्म ऑफ रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब हम डिसीज़ फ्रीक्वेंसी को किस फॉर्म में मेजर करते हैं? रेट, रेशियो या प्रोपोर्शन के फॉर्म में हम इसे मेज़र करते हैं। सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज़। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज को हम डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी भी कहते हैं। हेल्थ इवेंट्स अकर इन पैटर्न इन कम्युनिटी। जो हेल्थ इवेंट्स होते हैं वो एक किसी पैटर्न में होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम किसी पैटर्न में आकर होती हैं। द पैटर्न ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम आर डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी। अब क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, कोई भी डिजीज़ किस पैटर्न में फैल रही है, क्या वो बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है या बूढ़ों को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है या फिर कम्युनिटी की महिलाओं को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, मतलब किसी एक पैटर्न में ये अफेक्ट करता है लोगों को। ऑल्सो ये क्या होता है, कम्युनिटी अलग रहता है, जैसे हर कम्युनिटी में अलग तरीके से डिसीज़ फैलती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इवेंट्स आर बेस्ड ऑन टाइम, प्लेस एंड पर्सन। जो डिसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस पे बेस होता है? टाइम पे, प्लेस पे और पर्सन पे। जैसे टाइम से हम लोग ले सकते हैं, जैसे डेंगू क्या होता है, दिन में उसके मच्छर ज़्यादा काटते तो दिन में चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर दिन में हम लोग फुल स्लीव्स क्लॉथ नहीं पहनेंगे तो हमें डेंगू हो सकता है दिन के टाइम में। या फिर प्लेस, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे कोई डिसीज़ ज़्यादा फैलती है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल एरिया जो होते हैं जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, थोड़ी बहुत बारिश होती है, वहाँ मच्छर ज़्यादा होते हैं तो वहाँ डिसीज़ेस फैलती हैं। एंड पर्सन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पर्सन जैसे कुछ डिसीज़ खाली मेल्स में होती है या फीमेल्स में खाली होती है, या फिर चाइल्ड में और एल्डरली एज पीपल में, जीरियाट्रिक पेशेंट में, तो वो पर्सन हो जाएगा। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इवेंट्स आर बेस्ड ऑन टाइम, प्लेस और पर्सन। किसी भी टाइम पे, किसी स्पेसिफिक टाइम पे या किसी स्पेसिफिक प्लेस पे या किसी स्पेसिफिक पर्सन को। और वी कैन से दैट इन दिस टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजी वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट वेरिएशंस और पैटर्न्स ऑफ डिसीज टू कंट्रोल और प्रिवेंट देम। हम ये भी कह सकते हैं कि ये सीधे इस एपिडेमियोलॉजी हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस, मतलब जितने भी डिसीज़ के वेरिएशंस है, कौन कौन सी जगह पे कैसे कैसे फैल रही हैं, हर एक जगह पे अलग वेरिएशन होता है डिसीज़ का और पैटर्न है, उसी को हम लोग कंट्रोल करते हैं और प्रिवेंट करते हैं। द थर्ड वन इज़
Determinants of disease. Epidemiology helps in identifying the causative agent or the risk factor of disease. It is also known as analytical epidemiology. Means डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज़ क्या होते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं कि डिसीज़ क्या है. वो कैसे आप डिटरमाइन कर पाओगे कि डिसीज़ क्या है? बाय द कॉजिटिव एजेंट और रिस्क फैक्टर. कॉजिटिव एजेंट वही होता है जो डिसीज़ को कॉज करते हैं और रिस्क फैक्टर वही होते हैं. व्हेन वी फाइंड आउट द हमारा कॉजिटिव एजेंट क्या है और हमारा रिस्क फैक्टर क्या है, वी विल कॉल देम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज़. हम उन्हें डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज़ कहेंगे. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनालिटिकल एपिडेमोलॉजी. इसे हम एनालिटिकल एपिडेमोलॉजी भी कहते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज एम ऑफ एपिडेमोलॉजी. अकॉर्डिंग टू IEA, इंटरनेशनल एपिडेमोलॉजिकल एसोसिएशन, एपिडेमोलॉजी हैज़ 3 एम. इंटरनेशनल एपिडेमोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हमारे एपिडेमोलॉजी के 3 एम होते हैं. फर्स्ट एम इज टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन, मेजरमेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ एंड डिसीज़ प्रॉब्लम इन ह्यूमन पॉपुलेशन. मतलब इसका जो फर्स्ट एम होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं कि डिसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हुआ है, किस टाइम पे, किस प्लेस पे और किस पर्सन में, और उसका मेजरमेंट कितनी दूर तक फैला है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है. सेकंड इज टू आइडेंटिफाई द इटियोलॉजिकल फैक्टर इन द पैथोजेनेसिस ऑफ डिसीज़. सेकंड क्या होता है, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, कॉज ऑफ डिसीज़ क्या है, किस वजह से डिसीज़ कॉज हुई है, और पैथोजेनेसिस ऑफ डिसीज़, हम लोग डिसीज़ का पैथोजेनेसिस आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे हुई है, क्या उसका पैटर्न है. थर्ड वन इज to provide the data essential for the planning, implementation and evaluation of services and also essential for the prevention and control and treatment of disease. जो थर्ड और लास्ट एम होता है एपिडेमोलॉजी का, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हमने रिसर्च और फाइंडिंग की है एपिडेमोलॉजिकल एरिया में, जैसे डिसीज़ का क्या मैग्नीट्यूड है, क्या डिसीज़ प्रॉब्लम है, क्या हेल्थ प्रॉब्लम है, ह्यूमन पॉपुलेशन को कैसे अफेक्ट कर रही है, उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है और पैथोजेनेसिस ऑफ डिसीज़ क्या है, इन सबको रिकॉर्ड करते हैं और प्रोवाइड करते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को फॉर एसेंशियल प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन. इन सब का हम डेटा को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको स्टोर करते हैं और उसका हम यूज़ करते हैं. एक पेशेंट जो है एपिडेमोलॉजिकल पेशेंट है या फिर अफेक्टेड एरिया में जो पेशेंट हैं, उनके लिए बेटर प्लान बनाए, उसको इम्प्लीमेंट करें और उनका इवैल्यूएशन करें कि उनमें डिसीज़ कंडीशन में क्या सुधार आ रहा है और क्या बदलाव आ रहा है. एंड ऑल्सो फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़. और इस तरह से जितनी भी नॉलेज रहती है, जितना भी डेटा हमारे पास रहता है, उसके थ्रू हमारे पास जितना भी रिकॉर्ड होता है, कोई डिसीज़ का क्या कॉस्टिव एजेंट है, क्या रिस्क फैक्टर है, हम उस डिसीज़ के प्रॉपर प्रिवेंशन, कंट्रोल और ट्रीटमेंट फाइंड आउट करके उसको लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज गोल. फर्स्ट गोल इज टू एलिमिनेट और रिड्यूस द हेल्थ प्रॉब्लम. फर्स्ट गोल होता है एलिमिनेट और रिड्यूस द हेल्थ प्रॉब्लम. जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको एलिमिनेट कर देना, ख़त्म कर देना या उसे कम कर देना. सेकंड गोल टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी में समाज और कल्याण को बढ़ावा देना ताकि वो खुद को और अपने फैमिली को डिसीज से प्रिवेंट कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट कोविड-19 स्प्रेड बाई क्लोज कॉन्टैक्ट, सो वी स्टार्टेड यूजिंग मास्क, सैनिटाइजर एंड सोशल डिस्टेंसिंग. इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन. मतलब क्या होता है, जब हमको पता चला कोविड-19 क्लोज कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है, तो हमने क्या किया, मास्क का यूज़ किया, सैनिटाइजर का यूज़ किया और उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया. थर्ड, टू प्रोवाइड द हेल्थ एजुकेशन. हमें क्या करना है, कम्युनिटी एरिया में कम्युनिटी पीपल को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपने हेल्थ एंड हाइजीन पे फोकस करें, अपने डाइट पे फोकस करें, न्यूट्रिशन पे फोकस करें, ताकि उनकी लाइफस्टाइल पहले ही बेटर है, उन्हें कोई डिसीज़ ना हो, अपने आप को डिसीज़ से प्रिवेंट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके. नेक्स्ट इज़ एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड. एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है जिसमें क्या 3 चीज़ें होती हैं, एजेंट, होस्ट फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर. फर्स्ट इज़ एजेंट. इट कैन बी बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, न्यूट्रिशनल, सोशल, और वी कैन से दैट बैक्टीरिया, वायरस, फंगस. एजेंट क्या होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल में हमने मान लिया बैक्टीरिया, वायरस, फंगल बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं. केमिकल एजेंट, कोई भी हार्श केमिकल हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है. फिजिकल एजेंट क्या होता है, कोई भी चीज़ जो हम फिजिकली टच करते हैं या फिर हमारे बॉडी को अफेक्ट करती है. जैसे मान लो किसी ने मुझे बैट से मार दिया, तो बैट क्या है, एक फिजिकल एजेंट है. न्यूट्रिशनल एजेंट क्या होता है, कोई भी चीज़ न्यूट्रिशन में हमें पॉइजन क्रिएट कर रहा है, हमारी बॉडी में हमें नुकसान कर रहा है, इसे कहते हैं न्यूट्रिशनल एजेंट. या फिर उसकी कमी हो गई तो भी वो एक एजेंट ही होता है. सोशल एजेंट क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें सोशली बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, वो हमारी सोशल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. पर मेनली एजेंट क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ही हम मेनली कंसिडर करते हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, डिसीज़ कॉज करते हैं. नेक्स्ट इज़ होस्ट फैक्टर. होस्ट फैक्टर क्या होते हैं, जो भी पर्सन जिसे डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. जैसे एज होस्ट फैक्टर क्या होता है, एज जैसे कुछ डिसीज़ ऐसे होती है जो खाली कुछ स्पेसिफिक एज पीपल को होती है, जैसे कोई ओल्ड एज में होती है या फिर कोई चाइल्ड एज में होती है या फिर कोई डिसीज़ जवानों में ज़्यादा होती है. नेक्स्ट है जो सेक्स हेरिडिटी. कुछ डिसीज़ जैसे मेल्स को होती है ज़्यादा या कुछ फीमेल्स को होती है.
क्वामा न्यूट्रिशन, समटाइम्स क्या होता है कुछ लोग माल न्यूट्रिटेड होते हैं, जिनके बॉडी में नरिशमेंट सही से नहीं होता, न्यूट्रिशन नहीं होता, तो वो क्या होते हैं अच्छे होस्ट हो जाते हैं कि एजेंट के बॉडी में ऑक्यूपाई करने के लिए। नेक्स्ट होता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन कोई पर्सन ऐसा जो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ऑक्यूपेशन उसकी ऐसी है जिस वजह से उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा हो। जैसे कोई पर्सन न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करता है तो उसको हाईली रेडिएटेड एरिया में रहना पड़ता है, उसको रेडिएशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है उसकी बॉडी को। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो किसी कोल माइन में काम कर रहा हो तो उसको कोल माइन में बहुत ज़्यादा धूल और धुएं से प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लंग्स में डिसीज़ हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूमोकोकल डिसऑर्डर हो सकता है। और कस्टम क्या होता है, जैसे कुछ फैमिलीज़ में क्या होता है कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ कम्युनिटी में रीति रिवाज होते हैं जो गलत होते हैं या अंधविश्वास होते हैं जो उनकी हेल्थ को अफेक्ट कर देते हैं। या फिर हैबिट्स होती हैं, जैसे कोई भी अल्कोहल अब्यूज़ करता हो या फिर ड्रग अब्यूज़ करता हो, सिगरेट पीता हो, तो उसकी भी हेल्थ हैबिट्स की वजह से उसको क्या होता है बॉडी अफेक्ट होती है। इम्यूनिटी पावर, किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, किसी की स्ट्रांग होती है। जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी उसको जल्दी ही कोई भी एजेंट अपना होस्ट बना लेगा, उसे जल्दी अफेक्ट कर देता है। थर्ड इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये क्या होते हैं, तीन होते हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड साइकोसोशल। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती है, सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जहाँ हम रहते हैं, जिसके ऊपर रहते, घर है, बिस्तर, हमारा जो टीवी, सब कुछ नॉन लिविंग थिंग्स, ये हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट में आता है। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, जिसमें हमारा प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज़, ये सब चीज़ें, ये सब बायोलॉजिकल में। और साइकोसोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारा साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड हमारा सोसाइटी से जो हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और सोसाइटी है जो हमारी ऑल ओवर, वही हमारा होता है साइको सोशल एनवायरनमेंट। और इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर अफेक्टेड होती है, जैसे हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट ख़राब है, हमारे आसपास की चीज़ें सही नहीं है, या हमारा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट ख़राब है कि हमारे पास आसपास गंदे जानवर रह रहे हों, या हमारा साइको सोशल एनवायरनमेंट ख़राब है जहाँ हमारे आसपास बहुत बेकार लोग रहते हो, ख़राब लोग रहते हो, ताना मारते हैं, उल्टा सीधा बोलते हो, बदतमीजी करते हो, तो ये हमारे साइको सोशल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ एपिडेमोलॉजी। हम लोग एपिडेमोलॉजी को कैसे मेज़र कर सकते हैं। एपिडेमोलॉजी फोकस अमंग अदर थिंग्स ऑन मेजरमेंट ऑफ मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इन पॉपुलेशन। क्या होता है, एपिडेमोलॉजी किस पे फोकस करती है, मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी पे फोकस करती है जो ह्यूमन पॉपुलेशन में है। और क्या क्या हम एपिडेमोलॉजी में मेजर करते हैं। अब ये क्या होता है मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी, उसके आगे पढ़ते हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। अब देखो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेजरमेंट क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मेजरमेंट क्या होता है, डेथ रेट। इसमें हम चेक करते हैं कि क्या डेथ रेट है, किस रेट से डेथ हो रही है एपिडेमोलॉजिकल एरिया में। सेकंड होता है मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी होता है मतलब डिसीज रेट, किस रेट से, किस स्पीड से, किस फ्रीक्वेंसी से कोई डिसीज फैल रही है। थर्ड इज मेजरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी। इसमें हम चेक करते हैं कि कितने लोग एक एपिडेमोलॉजिकल एरिया में डिसेबल हैं। फोर्थ वन इज मेजरमेंट ऑफ नेटेलिटी। जन्म दर कितनी, किसी एपिडेमोलॉजिकल एरिया में कितनी स्पीड से वहाँ बर्थ रेट बढ़ रहा है। फिफ्थ वन इज मेजरमेंट ऑफ मेडिकल नीड्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड अदर हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स। इसमें क्या होता है, मेजर करते हैं कि एक एपिडेमोलॉजिकल एरिया में क्या मेडिकल नीड्स हैं, क्या लोगों को ज़रूरत है, क्या मेडिकल केयर फैसिलिटी वहाँ पे मिल रही है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, और अदर हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स वहाँ ऑर्गेनाइज होते हैं या नहीं होते हैं, उसके बारे में नॉलेज होती है। देन सिक्स्थ इज मेजरमेंट ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। पॉपुलेशन इंक्रीज एंड डिक्रीज में क्या करते हैं, कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई और कितनी घटी, कितने ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, कितनी डिक्रीज हुई। नेक्स्ट टॉपिक इज टूल ऑफ मेजरमेंट। क्या होते हैं, द बेसिक टूल ऑफ एपिडेमोलॉजी आर रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन। एपिडेमोलॉजी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन के फॉर्म में हम मेजर कर सकते हैं। अब रेट क्या होता है, जैसे रेट में हमें डेथ रेट पता करना है। डेथ रेट के लिए हमारा फॉर्मूला है डेथ रेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीपल डेथ इन 1 ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 100। इसमें क्या होता है, अगर हमें एक कम्युनिटी में पता करना है कि वहाँ डेथ रेट क्या है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ डेथ इन 1 ईयर मतलब एक साल में कितनी लोगों की डेथ हुई उसको फाइंड आउट कर लेंगे। और मिड ईयर पॉपुलेशन मतलब साल के बीच में क्या पॉपुलेशन थी उस कम्युनिटी एरिया की, इंटू 100 कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही हमारा डेथ रेट होगा उस कम्युनिटी एरिया का। नाउ सेकंड इज रेशियो। अब रेशियो में जैसे हमारा पहला है MMR, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, मतलब इसमें क्या होता है कि कितनी मदर बर्थ देते वक्त डाई कर जाती हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले इसका फार्मूला है MMR इक्वल्स टू नंबर ऑफ मदर डाइड अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इंटू 1 लाख। तो इसमें पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मदर डाइड मतलब कम्युनिटी एरिया में कितनी मदर की डेथ हुई है बर्थ देते हुए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, उसमें हम अपॉन कर देंगे कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ हुई है, मदर की डेथ नहीं हुई, इंटू 1 लाख। तो हमें क्या मिल जाएगा, MMR उस कम्युनिटी एरिया का, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट इज सेक्स रेशियो।
नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ मेल्स इंटू 1000। अब क्या होता है, किसी कम्युनिटी एरिया में हमें पता करना है कि मतलब कितने नंबर ऑफ मेल्स हैं और कितने नंबर ऑफ फीमेल्स, उसका रेशियो क्या है, तो उसके लिए फॉर्मूला है। तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे कितने नंबर ऑफ मेल्स हैं और कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, फिर हम लोग नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ मेल्स इंटू 1000 कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक कम्युनिटी एरिया का सेक्स रेशियो। नाउ थर्ड इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में फॉर्मूला है CFR, केस फर्टिलिटी रेट, नंबर ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू पर्टिकुलर डिसीज, टोटल नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड ड्यू टू दैट डिसीज इंटू 1000। अब क्या होता है, CFR में क्या होता है, हम चेक करते हैं कि कितने लोग एक पर्टिकुलर डिसीज से अफेक्ट हुए हैं और कितने लोग की उस डिसीज की वजह से डेथ हो गई है। तो CFR निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला है वो ये है कि नंबर ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू पर्टिकुलर डिसीज अपॉन टोटल नंबर पीपल अफेक्टेड ड्यू टू दैट डिसीज इंटू 100। तो जो आंसर आएगा वही हमारा केस फर्टिलिटी रेट रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज लेवल ऑफ प्रिवेंशन। देयर आर 4 टाइप ऑफ प्रिवेंशन। अब क्या होता है, 4 टाइप की प्रिवेंशन होती हैं, ठीक है। पहला होता है प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन। अब इसमें क्या होता है, प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन इज द प्रिवेंशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग रिस्क फैक्टर को डेवलपमेंट से रोकते हैं। जैसे सिगरेट स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर होता है कैंसर के लिए, तो हम लोग उसको होने ही नहीं देंगे, उसको सिगरेट स्मोकिंग करने से पहले ही रोक देंगे कि कभी ये चीज़ मत करना, उसको हेल्थ एजुकेशन दे देंगे। देखो उसमें लिखा भी, हेल्थ एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू द एजुकेशन ऑफ एनी इंडिविजुअल लेवल एंड मास एजुकेशन। अब क्या होता है, किसी इंडिविजुअल को हम लोग इंडिविजुअली हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं या फिर मास मीडिया के थ्रू भी एजुकेशन दे सकते हैं। जैसे एडवर्टाइज होता है कि हम लोग स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, कैंसर हो सकता है। और एक्सरसाइज डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, हम लोग को बच्चों को पहले से ही बता के रखना है बचपन में ही कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। टेक हेल्दी डाइट, अच्छा डाइट लीजिए। योगा सेंटर ज्वाइन, जिम ज्वाइन करना चाहिए, योगा सेंटर ज्वाइन करना चाहिए, ताकि हम लोग की इम्यूनिटी और हेल्थ पहले से ही बनी रहे। और जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे दिया हुआ छोटा सा डायग्राम, एक हेल्थी पर्सन को हम लोग रिस्क फैक्टर से दूर रखेंगे, प्रिवेंट करेंगे उसको हेल्थ एजुकेशन देके। नाउ सेकंड इज प्राइमरी प्रिवेंशन। इन द प्राइमरी प्रिवेंशन टेकन द एक्शन प्रियर अर्ली ऑनसेट ऑफ डिसीज एंड रिमूव अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिसीज। अब क्या होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि रिस्क फैक्टर पर्सन के अंदर डेवलप हो चुका है, द पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है और सो डिसीज़ भी नहीं हुई है, तो हम लोग क्या करना है, डिसीज़ होने से पहले ही उसकी डिसीज़ होने की पॉसिबिलिटी को ख़त्म कर देना है, होने नहीं देना है। हेल्थ एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड सच एज हेल्थ प्रमोशन, न्यूट्रिशनल डाइट शुड बी प्रोवाइडेड। इसमें हमें क्या करना है, जो भी हेल्थ प्रमोशन के मेजर्स हैं उनको फॉलो करना है, न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड करना है। एंड लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेस, क्या होता है, हमें पर्सन का लाइफस्टाइल जो है, जो भी उसकी बैड हैबिट्स उसको कम करना है, उसका बिहेवियर को चेंज करना है। एंड हैंड वॉशिंग, उसे हैंड वॉशिंग के बारे में बताना है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, रिस्क फैक्टर जो है, जैसे मान लीजिए किसी को ओबेसिटी है, वो डेवलप हो चुका है, वो ओबेस हो चुका है, तो उसे क्या चांसेस है डिसीज़ होने के, हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। तो हमें क्या करना है, उसके रिस्क फैक्टर को कम करना है, उसकी ओबेसिटी कम करना, ताकि उसे हार्ट अटैक ना हो। नाउ थर्ड इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। इन द सेकेंडरी प्रिवेंशन डूइंग अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। अब क्या होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम लोग अर्ली डायग्नोसिस करते हैं और अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि जो डिसीज़ होती है वो डेवलप हो चुकी है, पर अब हमें क्या करना है, उसका सीरियस होने से पहले ही उसका हमें डायग्नोसिस कर लेना है, उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। नेक्स्ट, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड लेस इफेक्टिव दैन प्राइमरी प्रिवेंशन। ये क्या होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन से ज़्यादा महंगा होता है और कम इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोस्टली ऑपरेट ऑफ सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेशनल प्रोग्राम होते हैं गवर्नमेंट के, वो सब सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे फोकस करते हैं। अब इसमें क्या है, अर्ली डायग्नोसिस डिसीज़ प्रोग्रेशन, मतलब इसमें क्या होता है कि हम लोग को अर्ली डायग्नोसिस कर लेना ताकि डिसीज़ प्रोग्रेस ना कर सके, बढ़ ना सके, बॉडी में फैल ना सके। ना फोर्थ इज टर्शरी प्रिवेंशन। इट इज़ अप्लाइड व्हेन डिसीज हैज़ एडवांस एंड इट एम इज़ टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटीज़। अब क्या होता है, टर्शरी प्रिवेंशन में जो डिसीज़ होती है वो एडवांस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पूरे बॉडी में, लेकिन अब उसका एम ये है कि वो जो भी डिसीज़ है एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी है, अब वो बॉडी को ख़राब ना कर सके, हैंडीकैप ना कर सके, पर्सन कॉम्प्लिकेशन से दूर रखे। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है कि डिसीज़ को कॉम्प्लिकेशन से हम प्रिवेंट करेंगे टर्शरी प्रिवेंशन में, ताकि पर्सन डिसेबल या हैंडीकैप ना हो सके। नेक्स्ट, वी शुड बी प्रोवाइड टू द प्रिवेंशन ऑफ फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, सोशल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अब इसमें यह बता रहा है कि हमें कौन कौन सी प्रिवेंशन करनी है पेशेंट को ठीक करने के लिए। जैसे पहला फिजियोथेरेपी, पेशेंट को अगर कोई बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो उसे फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे। रिहेबिलिटेशन, कोई पर्सन को जो पहली कंडीशन जैसे था उसको वैसी कंडीशन में लेके आएंगे, उसकी डिसीज कंडीशन को ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट, सोशल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अब सोशल साइकोलॉजिकल सपोर्ट में क्या होगा कि हम लोग उसको सोशली एंड साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाएंगे, ताकि वो समाज में अपने हिसाब से लोगों से बातचीत कर सके, रह सके, अपनी बातों को कह सके। नाउ नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। पहला होता है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। कॉन्टैक्ट में दो आते हैं, पहला होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, क्लोज कॉन्टैक्ट, किसिंग, टचिंग। डायरेक्ट
कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि जैसे किसी से हम पास में हैं, किस कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो ये होगा डायरेक्ट ट्रांसमिशन। फिर इनडायरेक्ट में क्या आता है, इक्विपमेंट, पेशेंट, बेडशीट, लिनन, ड्रेसिंग। अब कोई भी ऐसी चीज़ें जो हॉस्पिटल में रहती हैं, कोई कंटामिनेटेड सामान होता है जो हॉस्पिटल में रहता है, पेशेंट की बेडशीट है, लिनन है, ड्रेसिंग है, उसे कोई दूसरा पर्सन टच करता है तो उसे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाएगा। फिर होता है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट जैसे होता है स्नीजिंग, कफिंग, लाफिंग। जब हम लोग हंसते हैं, बोलते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं तो हम लोग के बॉडी से, नाक से या मुंह से ड्रॉपलेट निकलती हैं, तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है। फिर आता है एयरबोर्न ट्रांसमिशन। फ्लो फ्यू पार्टिकल इन द एयर, दैट इज एयरबोर्न ट्रांसमिशन। अब एयरबोर्न ट्रांसमिशन क्या होता है, कोई भी पार्टिकल्स हवा में उड़ते रहते हैं, हमारे आसपास हर तरफ छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उड़ते रहते हैं, तो अगर वो हमारे बॉडी में चले जाते हैं, फिर हमारे कॉन्टैक्ट में जाते हैं, तो कभी कभी उससे भी हो जाता है अगर कोई भी ससेप्टेबल होस्ट होता है तो। अब वेक्टर ट्रांसमिशन जैसे मॉस्किटो, फ्लाइज, ये सब क्या होते हैं, वेक्टर ट्रांसमिशन होते हैं। इसमें भी दो होते हैं, एक होता है मैकेनिकल होता है, एक बायोलॉजिकल होता है। मैकेनिकल ट्रांसमिशन होता है वो, जैसे हमारी जो फ्लाई होती है, मक्खी, वो होती है मैकेनिकल ट्रांसमिशन करती है। वो क्या करती है, खाने के ऊपर थूकती है, उसके बाद खाना गल जाता है, फिर उसको चूस के खा जाती है। अब उसी खाने कोई पर्सन खाता है तो क्या होगा कि उसको भी उस चीज़ से इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ये होता है मैकेनिकल ट्रांसमिशन। और होता है फिर एक होता है बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन, वो हमारा मॉस्किटो करता है। जब मॉस्किटो में बाइट करता है तो डायरेक्टली हमारी बॉडी से ब्लड सक कर लेता है, तो होता है बायोलॉजिकल वेक्टर ट्रांसमिशन। नाउ फिफ्थ इज व्हीकल ट्रांसमिशन। इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड इनएनिमेट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लाइक वाटर, फूड, मिल्क, ब्लड एक्सेट्रा। अब क्या होता है, जो व्हीकल ट्रांसमिशन होता है वो किससे होता है, कोई भी इनएनिमेट नॉन लिविंग थिंग से होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होता है, जैसे वाटर, फूड, मिल्क, ब्लड एक्सेट्रा, जो भी चीज़ होती हैं इनसे होता है। नाउ नेक्स्ट इज चेन ऑफ इन्फेक्शन। डेफिनेशन ऑफ चेन इन्फेक्शन। एन इन्फेक्शन इज द इन्वेजन एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन द बॉडी। इन्फेक्शन क्या होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी में इन्वेजन, आक्रमण करना और उसी बॉडी में ग्रोथ करना, इसी के हम कहते हैं इन्फेक्शन। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट, फंगाई। हम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट, फंगाई, कुछ भी हो सकता है। इन्फेक्शन कैन बिगिन एवरीवेयर इन द बॉडी एंड मे स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स। अब क्या होता है, इन्फेक्शन किसी एक बॉडी पार्ट में होगा और वो क्या करता है, पूरे बॉडी में स्प्रेड कर सकता है। चेन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शियस एजेंट। अब इन्फेक्शियस एजेंट क्या होते हैं, द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग द इन्फेक्शन। क्या होते हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उन्हें हम एजेंट कहते हैं। रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, द सोर्स वेयर द इन्फेक्शन एजेंट लिव्स, रिसाइड्स एंड मल्टीप्लाइज। अब रिजर्वायर क्या होता है, कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है जहाँ पे जो इन्फेक्शियस एजेंट रहते हैं वो लिव करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट है पोर्टल ऑफ एग्जिट। द पाथवे थ्रू विच द इन्फेक्शियस एजेंट लीव्स द रिजर्वायर, दैट इज म्यूकस, वॉमिटिंग, फीकस, स्नीजिंग, कफिंग। अब पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या होता है, एक रास्ता होता है जिसके थ्रू इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी को लीव करता है, जैसे म्यूकस हो गया, वॉमिटिंग, फीकस, स्नीजिंग। ऐसे कोई छींक रहा है तो उसकी नाक के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया, वायरस बाहर निकल जाता है, उसे पोर्टल ऑफ एग्जिट कहते हैं। नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। द मीन बाई विच द इन्फेक्शियस एजेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रिजर्वायर टू द ससेप्टेबल होस्ट। ये क्या होता है, एक मीन होता है, एक मेथड हो जिसके थ्रू इन्फेक्शियस एजेंट रिजर्वायर से निकल के ससेप्टेबल होस्ट तक पहुंचता है, जैसे डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज पोर्टल ऑफ एंट्री। द रूट थ्रू विच द एजेंट इंटर्स द ससेप्टेबल होस्ट। एग्जाम्पल फ्लूइड कॉन्टैक्ट, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेट्रा। अब पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होता है, एक रूट होती है जिसके थ्रू जो एजेंट होता है वो ससेप्टेबल होस्ट में इंटर करता है, जैसे स्किन से या फिर ब्लड से, नोज से, किसी भी चीज़ से अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर करता है उसे हम पोर्टल ऑफ एंट्री कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ससेप्टेबल होस्ट। एन इंडिविजुअल हु इज़ एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। एक कोई भी ऐसा पर्सन जिसको इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है उसे हम ससेप्टेबल होस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ पर्सन हैव लो इम्यूनिटी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड ओल्डर एज्ड पर्सन। सो क्या होता है कि अगर कोई पर्सन की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो या फिर उसकी एज बहुत ज़्यादा है ना, या फिर उसे बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक ससेप्टेबल होस्ट होता है, उसे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।